ऑल ऑफ यू, एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीएस वर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। विनीत कुमार पटेल, अनीता यादव, ऋचा त्रिपाठी, अमन कुमार मिश्रा, जितने भी साथी आ चुके हैं सब लोगों का स्वागत है। और आज यूपीपीसीएस 2023 के लिए चौथा लेक्चर है आपका, और 3 लेक्चर यूट्यूब पर पब्लिक थी, इसलिए बहुत सारी बातचीत मेरी आपकी नहीं हो पाई है। और जो टॉपिक पढ़ाया गया, कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। और आप लोग सारे गंभीर बच्चे हैं, सारे सीरियस बच्चे हैं, और 2023 आपका लक्ष्य है, तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अभी से ही इतना दम लगा के तैयारी करिए कि ताकि जो जो टॉपिक कंप्लीट होता जाए वो सारे कंप्लीट। थोड़ा धैर्य रखें, अभी आपकी 45 टाइम है, 48 हुआ है, इतनी जल्दी क्यों परेशान हो जाते हैं? अमन कुमार मिश्रा, क्लास है कि नहीं, इतनी जल्दी क्यों परेशान हो जाते हैं? 45 पे तो क्लास ही है, और 46 यहाँ बोर्ड में आप टाइम भी देख रहे हैं, 8:46 हो रहा है। 1 मिनट में इतना ज़्यादा क्यों आप लोग हाइपर हो जाते हैं? 1 मिनट तो धैर्य रखा करिए, क्लास होगी तो तुरंत ही स्टार्ट होगी, 1-2 मिनट तो आगे पीछे रहता ही है। 8:45 की क्लास है, 8:46 हो रहे हैं, क्लास लाइव हो चुकी है। कुछ बच्चों ने कमेंट किया कि सर क्लास है कि नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखा के 2-4 मिनट आगे पीछे रहता है। फिलहाल कोशिश की जाती है टाइम से ही 2-3 मिनट का होता है। अब आप लोग का 48 कमेंट आ रहा है, 3 मिनट है, 1 मिनट से ज़्यादा हमको लाइव हुए हो गया, कोई बात नहीं। धर्मेंद्र सिंह, किरण त्रिपाठी, संजय यादव, जितने भी साथी आ चुके हैं सबका स्वागत है। अब बस यही ध्यान रखिएगा, जो टॉपिक को आप लोग पढ़ते रहिए उस टॉपिक को आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, ठीक है? वीडियो नहीं चल रहा है, 1 सेकंड जरा रुकिएगा, जरा एक बार कमेंट करके बताइए मेरी वॉइस आप लोगों तक जा रही है या नहीं। अभी सब कुछ क्लियर है? तो हमने पहला टॉपिक आपका राज्यों का पुनर्गठन, भारत संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। हाँ हाँ हाँ, अच्छा तभी कहा था अमन मिश्रा, अमन कुमार। ये कंप्लीट हो चुका है। अनुसूचियां हम लोग डिस्कस कर रहे थे, अनुसूची 7 तक हो चुका था। अब हमें कल क्लास जहां पे मैंने समाप्त किया था, 1 सेकंड जरा रुकिएगा, चलिए। वॉइस ठीक है, सब कुछ सही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अमन जी, एकदम बस धैर्य बनाए रखिए ना, ताकि थोड़ा सा हम लोग को व्यक्तित्व में ये भी शामिल हो जाए कि हम एक पेशेंसफुल पर्सन हैं। तो ये हमारी अदाओं से ही साबित होता है कि हमारे पास वो पेशेंस है या नहीं ना, धीरे धीरे अपने नेचर में उसको लाना पड़ता है। वैसे अमन कुमार मिश्रा, शायद आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, किसी बैच में और भी पढ़ चुके हैं, आपका नाम परिचित लग रहा है मुझे। तो कल हमने आपको 7वीं अनुसूची पढ़ाई थी, 7वीं अनुसूची के बारे में विस्तार पूर्वक मैंने बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो 7वीं अनुसूची में अलग अलग विषय हैं, कौन विषय किस सूची में रखा गया, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। इसको पढ़ाने के लिए एक अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। मैं पहले कुछ विषयों को शामिल कर लेता हूँ, फिर मैं आपको अलग अलग डिवाइड करके बता दूंगा कौन किस सूची का विषय है। जैसे इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, मैं तरीका बताऊंगा कैसे याद करना है। रेडियो, गैस, विवाह, टेलीविज़न, पुलिस, विवाह विच्छेद, विवाह विच्छेद, शेयर बाजार, रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस, गोद लेना, गोद लेना, डाक, भूमि सुधार, भूमि सुधार,
आपराधिक मामले, बैंकिंग, गैस, जनसंख्या नियंत्रण, उसके पश्चात जनगणना, प्रति व्यक्ति कर, जनसंख्या नियंत्रण हो गया है, परिवार नियोजन, निगम कर, कृषि, आर्थिक नियोजन, रेलवे, स्वच्छता, शिक्षा, वन इत्यादि। तो पूरे तीनों सूचियों में बहुत सारे विषय आपने देखे। मैंने कहा इन विषयों में से आपको याद करना होगा कि कौन कौन से इसमें संघ सूची के विषय हैं, कौन से इसमें राज्य सूची के विषय हैं, कौन से समवर्ती सूची के विषय हैं। इसको लेकर के हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने सारे विषयों में कैसे संभव है कि सर हम 98 विषय संघ सूची के याद करें और 61 विषय हम राज्य सूची के याद करें, 59 अब हो गए हैं, 52 सूची हम समवर्ती सूची के विषयों को याद करें। ये कैसे संभव हो पाएगा? तो इसके लिए फ्रेंड्स ये इतने ही विषय आपको याद करने हैं जितने मैंने आपके सामने लिखा है। अगर इतने विषय आपको याद है तो यहीं से सवाल पिछले 20 साल में पूछे गए हैं और भविष्य में भी सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। लेकिन सवाल उठता है कि सर याद कैसे होगा? ये भी तो मुश्किल काम है। 10-15 हमें जो दिख रहे हैं 20, ये भी तो कंफ्यूज करेगा? नहीं, कंफ्यूज नहीं करेगा। अब आप दो चीजों को विभक्त कर दीजिए। एक मैं अक्सर बताता हूं कि शहरों को जोड़ दीजिए संघ सूची से और गांवों को जोड़ दीजिए राज्य सूची से। शहर में कौन सी चीजें हैं, गांव में कौन सी चीजें हैं, इसको जोड़ करके संघ और राज्य सूची को हम बांट सकते हैं। लेकिन ये गांव वर्तमान का गांव नहीं, अपने दादा के जमाने वाला गांव सोचिएगा। ये शहर वर्तमान का शहर नहीं, आज से 10 साल 15 साल पहले का शहर सोचिएगा, तब आप सोच पाएंगे। अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे कैसे शहर की बात कर रहे हैं आप सर। जैसे पहला विषय है आपका रेडियो। अब ये बताइए रेडियो का संबंध गांव से होगा शहर से होगा? जब रेडियो आया पहले ये शहरों में बजा कि गांव के खेतों में बजा? तो नहीं सर, बीबीसी लंदन से लेके एफएम विविध भारती लोग पहले शहरों में सुनते थे, गांव में तो बहुत बाद में रेडियो गया। इसका मतलब इसका संबंध किससे है? शहर से। जो शहर से होंगे इसको मैं रेड बॉक्स में कर ले रहा हूं। बीच बीच में मैं ऐसे और भी दिखाते रहूंगा। जैसे कि बैंकिंग का मामला देखिए, बैंकिंग कार्यों में या बैंकिंग गतिविधियों में लेन देन करना पहले गांवों में शुरू हुआ कि शहरों में शुरू हुआ? सर गांव में अभी भी बहुत सारे लोगों के पास खाते ही नहीं है, उनके पास खाने भर के पैसे नहीं थे, बैंक में क्या करने के लिए जाएंगे? ये काम शहरों में ही हुआ। इसका मतलब ये भी हमारा संघ सूची का विषय हुआ। जब रेडियो पहले शहरों में बजा तो टेलीविजन कहाँ बजा, कहाँ दिखा? तो टेलीविजन तो पहले शहरों में ही आया ना, गांव तो बहुत बाद में टेलीविजन पहुंचा है। इसका मतलब टेलीविजन का भी संबंध शहर से है और यह भी संघ सूची का विषय है। जरा आप बताइए कि रेलवे की पटरियां जो हैं पहले शहरों में बिछी या गांवों में? तो आप कहेंगे सर हमारे घर के बगल आज भी कोई स्टेशन नहीं है, तो ये शहर में ही सारी लाइनें हैं। तो ये भी हमारा कौन विषय हुआ? संघ सूची का विषय हुआ। जरा ये बताइए डाक यानी कि पोस्ट ऑफिस, ये डाक ज्यादा आपको गांव में दिखते हैं या शहरों में दिखते हैं? सर हमारे आसपास तो कोई डाक है ही नहीं, हमारे तहसील से कोई कभी पत्र लेकर के आते हैं। डाक खाना या डाकघर हमें शहरों में दिखते हैं। ये भी हमारा कौन सा विषय है? संघ सूची का विषय है।
जनगणना कराना ग्राम प्रधान का काम होगा कि केंद्र सरकार का काम होगा? शायद ये शहरों वालों के लिए काम है, जनगणना कराना गांव का काम नहीं होगा, ये भी शहरों से संबंधित है। तो जनगणना भी कौन सी सूची का विषय है? संघ सूची का। शेयर बाजार में पैसा गांव का किसान लगाएगा या फिर दिल्ली और नोएडा गाजियाबाद में रहने वाला व्यक्ति लगाएगा? तो गांव के लोग तो अभी बहुत सारे लोग शेयर बाजार से अब भी परिचित नहीं, शेयर मार्केट क्या होता है। तो ये भी क्या होगा? आपका संघ सूची का विषय होगा। अब एक कर ही कहीं लिखा होगा निगम कर, ये देखिए यहां पे मिल गया निगम कर। ये बताइए कारपोरेट टैक्स गांव का किसान देगा या फिर बड़े बड़े उद्योगपति शहरों वाले देंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? शहरों वाले देंगे। देखिए जो बच्चे बीच में जुड़े होंगे, मैं एक बार बता देता हूं क्योंकि बीच में जुड़ेंगे तो ये क्लास अभी समझ में नहीं आएगी आपको। पहला टॉपिक मैंने संघ और उसका राज्य क्षेत्र समाप्त कर दिया है। कल की क्लास में मैंने दूसरा टॉपिक अनुसूचियां पढ़ाया था। अनुसूची 7 तक मैंने पढ़ा दिया था। अनुसूची 7 में विभिन्न प्रकार के विषय पूछे जाते हैं। संघ सूची का विषय कौन है, राज्य सूची का कौन सा विषय है, समवर्ती सूची का विषय कौन है, ये विषय पढ़ा रहे हैं। अगर कल का क्लास आपने नहीं देखा तो आज की क्लास में समस्या आ सकती है, इसलिए प्लीज आपसे निवेदन है कि कल का क्लास जरूर देख लीजिएगा अगर आपने छोड़ दिया है। ये हम शेड्यूल डिस्कस कर रहे हैं और ये 7वीं अनुसूची से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को मैं याद कराने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप इसको क्लास में ही याद कर पाएं। तो लगभग मैंने संघ सूची के विषयों की चर्चा कर दी। अब मैं आपको दिखाता हूं राज्य सूची का विषय, और मैंने कहा राज्य सूची के विषय को जानने के लिए आप उसका संबंध गांव से जोड़िएगा। जैसे भूमि सुधार का गांव काम नोएडा गाजियाबाद होगा या गांव के खेतों में होगा? तो गांव के खेतों में होगा तो भूमि सुधार ग्रीन से जाएगा, यानी कि राज्य सूची, हरा भरा गांव। तो ये राज्य सूची का विषय है। अब ये बताइए जो आपका कृषि है, कृषि खेतों शहरों में की जाएगी या गांवों में? ये गांवों में की जाएगी, ये भी आपका राज्य सूची का विषय है। एक शब्द कहीं लिखा होगा यहां पर स्वच्छता ज्यादा शहरों में है या गांव में? गांव का प्रत्येक व्यक्ति सुबह उठकर सबसे पहला काम क्या है? अपने द्वार की सफाई करता है, मुंह में दातून रख करके। शहर का आदमी सारे कूड़े की पन्नियां अपने छत पर सजाए रहता है और मॉर्निंग में झांक कर देखता है कि कोई अगल बगल तो नहीं है, उसी छत से सारी पन्नियां फेंक दी जाती हैं। तो यहाँ पर केवल अपना घर चमचमाता है, बाकी बगल में गंदगियां ही गंदगियां रहती हैं। लेकिन शहर में, गाँव में व्यक्ति अपने द्वार तक की भी सफाई करता है। तो स्वच्छता का भी संबंध मैंने किससे जोड़ दिया? ये भी जोड़ दिया राज्य से, और ये भी आपका राज्य सूची का विषय हो गया। अब देखिए, क्योंकि कृषि खेत में गांव में है तो गांव में खेतों को लेकर के, मेड़बंदी को लेकर के, खेत के बॉर्डर को लेकर के अक्सर विवाद होता है, और उस विवाद को सुलझाने के लिए क्या चाहिए? पुलिस चाहिए। और पुलिस को भी कहाँ रखा गया है? राज्य सूची के विषय में रखा गया है, क्योंकि इसका भी संबंध गांव से है। गांव में ही इनका जलवा है, शहर में पुलिस को कोई नहीं सोचता। और खास बात यह है, जब गांव में पुलिस है, पुलिस किसी भी मामले में कैदियों को बंद करेगी तो कहाँ रखेगी? कारागार में रखेगी। और कारागार भी किसका विषय है? ये भी राज्य सूची का विषय है। देखिए, शहर वालों के बस की बात है कि वह कारपोरेट टैक्स दें। गांव का व्यक्ति मेला कर दे सकता है, अपना एक व्यक्ति का कर दे सकता है, लेकिन वह कारपोरेट टैक्स नहीं दे सकता है। और प्रति व्यक्ति कर कहां का है? ये भी आपका राज्य सूची का विषय है। और एक चीज आपको अलग से याद करना पड़ेगा और ध्यान रखिएगा, ये गैस आ गया ना, 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा उज्ज्वलता योजना शुरू की गई थी। उज्ज्वला योजना ऐसे लोगों को गैस देने के लिए दिया गया था जो नोएडा और गाजियाबाद के चमचमाती हुई स्ट्रीट लाइट में हैं, या ग्रामीण परिवेश में जो लोग अभी भी चूल्हे पे लकड़ियों के और ईंधन के माध्यम से खाना बना रहे हैं। इसका जवाब होगा यह गैस की व्यवस्था ग्रामीण परिवेश में लोगों के लिए किया गया। ऐसा किताब में नहीं लिखा है। जीवन में भूले ना, परीक्षा में कंफ्यूजन ना हो, क्लास में ही चीजें तैयार हो जाएं, इसलिए एक लिंक के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं ताकि चीजें आप समझ पाएं। तो गैस भी कौन सी सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। केवल एक चीज याद रखिए, पुलिस भी राज्य सूची का विषय है और रेलवे पुलिस भी राज्य सूची का विषय है। लेकिन अगर आप रेलवे की बात करेंगे तो यह संघ सूची का विषय है। अब आपको लेकर चलते हैं समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची को हम ब्लू कलर से करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, केवल एक टर्म पकड़ लो, विवाह। सारा खेल यहीं से हो जाएगा। अगर मान लीजिए दो लोगों का विवाह होता है, विवाह अगर ठीक ठाक गुजरा तो ठीक है, अगर सही नहीं हुआ तो क्या होता है? आपस में विच्छेद हो जाता है, तो विवाह विच्छेद हो जाएगा। अगर सही से संबंध गुजरा तो क्या होगा? बच्चे होंगे। इससे क्या होगा? जनसंख्या बढ़ेगी, और जनसंख्या जब बढ़ जाएगी तो क्या करना पड़ेगा? उसको कंट्रोल करने के लिए परिवार नियोजन करना पड़ेगा,
तब जाकर के जनसंख्या नियंत्रण होगी। लेकिन इतनी सारी जनसंख्या होगी तो जाहिर सी बात है आपराधिक मामले भी तो होंगे, और इसी आपराधिक मामले की व्यवस्था करने के लिए एक और विषय मैं आपको बता देता हूं, दंड प्रक्रिया। दंड प्रक्रिया भी समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका मतलब केवल विवाह पकड़ करके हमने सारे समवर्ती सूची को याद कर लिया। लेकिन सर मान लीजिए विवाह हो गया, विवाह विच्छेद भी नहीं हुआ, लेकिन बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा? मौसी के बच्चे को ले लेंगे, यानी गोद ले लेंगे। और गोद लेना भी कहाँ का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। और ये सारे विषय आपके कहाँ पर हो गए? समवर्ती सूची के विषय हो गए। दो बार हो गया शायद, एक बार मैं रफ कर देता हूं। समवर्ती सूची का विषय हो गया। इसका मतलब समवर्ती सूची में क्या क्या आ गया? समवर्ती सूची में आ गया विवाह, विवाह विच्छेद, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, गोद लेना, आपराधिक मामले और दंड प्रक्रिया। ये सब समवर्ती सूची का विषय है। दो चीज और याद करना पड़ेगा कि इनको कमाने खाने के लिए भी कुछ चाहिए, रोजगार की व्यवस्था, तो आर्थिक नियोजन भी समवर्ती सूची का विषय होगा। और कल के क्लास में शायद मैंने लास्ट में बताया था, शिक्षा और वन पहले राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे कहाँ रखा गया, लाया गया? समवर्ती सूची में जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में डाला गया, समवर्ती सूची में डाला गया। यहाँ तक मामला क्लियर? एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए, तब बताइएगा मैंने आपको सारे विषय याद करा दिए या नहीं। संघ सूची के विषयों में क्या क्या होगा? रेडियो, टेलीविजन, डाक, शेयर बाजार, बैंकिंग, जनगणना, निगम कर, रेलवे, शेयर मार्केट, ये सब कहाँ का है? संघ सूची का विषय है। राज्य सूची में स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, भूमि सुधार, कृषि, रेलवे पुलिस और रेलवे पुलिस दोनों यहां है, जबकि रेलवे केंद्र में है। रेलवे संघ सूची का विषय है। विषय बहुत सारे हैं, 200 विषय हैं, लेकिन मैं केवल 20-22 विषय आपको याद करा हूं। यहां से बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। एक बार फिर से रिपीट करिए राज्य सूची का विषय। राज्य सूची के विषय में मैंने सबसे पहले क्या कहा? स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, भूमि सुधार, कृषि, रेलवे पुलिस, पुलिस, कारागार और गैस। प्रति व्यक्ति कर, ये 9 विषय राज्य सूची के महत्वपूर्ण विषय हैं। और समवर्ती सूची में केवल विवाह याद हो जाए, अपने आप सब याद हो जाएगा। विवाह, विवाह विच्छेद, नहीं हुआ तो गोद लेना, ज़्यादा हो गए तो जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण के लिए परिवार नियोजन, और उस जनसंख्या के बीच आपराधिक मामले होंगे। आपराधिक मामले को कंट्रोल दंड प्रक्रिया से किया जाएगा, और उनके खाने पीने के लिए आर्थिक नियोजन यानी रोजगार का भी साधन करना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, एजुकेशन और वन यानी फॉरेस्ट है। ये समवर्ती सूची का विषय है। वैसे तो पहले ये राज्य सूची स्टेट लिस्ट का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे विषय आपको याद हो गए होंगे। एक बार और भी काम कर लीजिएगा। नहीं भाई, कोई भी आपराधिक मामला तो समझाने के लिए अर्चना सिंह ऐसे कर रहे हैं, ठीक है? तो ये आपका पूरा मैंने विषय बता दिया। अब आपको लेके चलेंगे 8वीं अनुसूची में, ठीक है? अब आपको 8वीं अनुसूची में लेके चलते हैं। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या है, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? जैसे ही अनुसूची यहां समाप्त होगी, घर जाकर के प्रीवियस ईयर के घटना चक्र को उठाइए, एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार करिए। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, टॉपिक को कितने भी अच्छी तरीके से पढ़ा जाएगा, एग्जामिनेशन में जाकर गलत करके चले आएंगे। इसलिए टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बार बार मल्टीपल टाइम जितनी बार हो सके उतनी बार करिए। जैसे कि पहला टॉपिक समाप्त कर दिया मैंने, भारत संघ और उसका राज्य क्षेत्र, या इसी को कह सकते हैं राज्यों का पुनर्गठन। 8वीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची
8वीं अनुसूची की बात करें, मूल संविधान में कितनी भाषा थी? पहली बात तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं 8वीं अनुसूची में है क्या। 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया है, लैंग्वेज को। और मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को रखा गया था? मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा को रखा गया था? वर्तमान में कितनी भाषा है? दो सवाल ये बनेंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा। मूल संविधान में यानी कि 26 नवंबर 1949 को 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा थी? 14। वर्तमान में इसमें कितनी भाषाएं हैं? 22। ये 14 से 22 एक रात में हो गई या समय समय पर बदली? समय समय पर बदली। तो क्या इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ा? आंसर है यस। तो एक हेडिंग बनेगी संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई भाषाएं। संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई भाषाएं, कौन कौन सी भाषाएं संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई उसे भी देखते हैं। और कौन कौन सा संशोधन हुआ वो संशोधन भी आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहले 15वीं भाषा को जोड़ा गया, उसके बाद क्रमशः 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा को जोड़ा गया, और उसके बाद क्रमशः 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा को एक साथ जोड़ा गया। आपका सवाल हमसे होना चाहिए कि सर 15वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। आपके आयोग ने सवाल पूछा है सिंधी को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया, इसे नोट करिए। 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1967 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, जबकि 16वीं भाषा के रूप में कोंकणी को, 17वीं भाषा के रूप में मणिपुरी को और 18वीं भाषा के रूप में नेपाली को जोड़ा गया। और किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में। और क्रमशः 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा को याद रखने के लिए गणित में आपने जो एक फार्मूला पढ़ा है जिसका नाम है बॉडमॉस, याद आया? ये गणित में पढ़ा था, आज मैं अनुसूची में इसका यूज कर रहा हूं। BDMS, बॉडमॉस। बी से हो जाएगा बोडो भाषा, डी से हो जाएगा डोगरी भाषा, एम से हो जाएगा मैथिली भाषा और एस से हो जाएगा संथाली भाषा। तो बॉडमॉस याद रखेंगे, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। लेकिन एग्जामिनेशन में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को क्रमशः किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो ध्यान रखिएगा 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से 2003 में जोड़ा गया। तो 8वीं अनुसूची से कितना सवाल बनेगा? पहला सवाल है कि 8वीं अनुसूची में भाषा है और 26 नवंबर 1949 में इस 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची के अंतर्गत कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। 15वीं भाषा को नाम क्या है? सिंधी। और सिंधी को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? 21वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1967 में, 1967 में। और 16वीं, 17वीं और 18वीं भाषा के रूप में किसे जोड़ा गया? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? क्वेश्चन पूछा जाएगा
71वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में। उसके बाद 19वीं, 20वीं, 21वीं और 22वीं भाषा के रूप में क्रमशः किसे जोड़ा गया? बॉडमॉस को। और इसका नाम क्या है? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। आयोग ने सबसे ज्यादा सवाल यहीं से पूछा है। और इसे किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में जोड़ा गया। नाउ कंप्लीट। अब कमेंट करके बताइए, क्या मैं 8वीं अनुसूची आप सभी लोगों को समझा पाया? अगर क्लियर हो गया तो मैं फिर आगे बढ़ूं 9वीं अनुसूची की तरफ। जल्दी से कमेंट करके बताइए। गोल्डी, अर्चना सिंह, दयाशंकर, पुष्कर मौर्य, अनीता यादव। चलिए आगे बढ़ते हैं सीधा क्लास में। अब हम आपको लेकर चलते हैं 9वीं अनुसूची की तरफ। अब आपको लेकर चलते हैं 9वीं अनुसूची। तो मैं जब बोल के लिखता हूं इसीलिए बोलता रहता हूं कि आप मेरे साथ अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट करते रखिए। अगर कुछ बच्चे देखिए, अभी आपके पास पर्याप्त समय है। लक्ष्य आपका 2023 है। वीडियो को क्लास के बाद भी 4 बार देखने का मौका है। मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि क्लास पढ़ते समय चीजों को आराम से बैठ के इत्मीनान से समझो। उसके बाद दूसरे दिन 24 घंटे में वीडियो आपको मिल जाती है। जब वीडियो मिल जाए तो वीडियो को आराम से आगे बढ़ाते हुए नोट्स बना लो। जहां पॉज करना है पॉज कर दो, जहां रोकना है रोक दो, जहां बढ़ाना है बढ़ा दो। ये सही तरीका होगा पढ़ने का। उसके बाद तब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर दो। कोई डाउट आता है तो बाद में और देखना। फिलहाल हमारा क्लास 2 बार से ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चलिए, नहीं इसमें भोजपुरी नहीं है, न तो राजस्थानी है और न ही भोजपुरी है। ठीक है, 9वीं अनुसूची की बात की जाए। नौवीं अनुसूची, तो 9वीं अनुसूची में सबसे मुख्य बात है कि ये तो मूल संविधान में था नहीं। इसे कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से, संशोधन के माध्यम से 1951 में जोड़ा गया। 1951 में जोड़ा गया। और इसमें क्या रखा गया? किसे रखा गया? भूमि सुधार को रखा गया। प्रीलिम्स में तो यही फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन मैं कुछ कॉन्सेप्ट की भी बात बता देता हूं। 9वीं अनुसूची को जोड़े जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि संसद जिस कानून को 9वीं अनुसूची में डालेगी, 9वीं अनुसूची में डाल देगी उसका न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। अब ध्यान से मेरी बात को समझने का प्रयास करिए, क्योंकि आपको पता है कि आगे जब मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में समझाऊंगा। अभी केवल इतना जानिए संक्षिप्त में कि न्यायालय के पास इस बात की पावर है, शक्ति है कि संसद और राज्य विधानमंडल के द्वारा अगर कोई भी कानून बनाया जाता है, उस कानूनों की जांच कर सकती है न्यायपालिका। और न्यायपालिका के अनुरूप अगर वह कानून हमारे संविधान के विपरीत हो, संविधान के नियमों के अनुरूप